ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आज बात हम करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है, इसमें शांति की बातें जो हुई हैं, इसकी सच्चाई क्या है। क्या रूस राज़ी हो गया है या फिर यूक्रेन राज़ी हो गया है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो बातचीत हुई है सऊदी अरब में, उसने कुछ सही रास्ता दिखाया है या युद्ध विराम की तरफ कदम बढ़े हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके मायने क्या हैं? रूस आखिरकार ब्लैक सी में क्यों चाहता है कि यहाँ पर व्यापार फिर से शुरू हो जाए, और क्या यहाँ पर यूक्रेन अपना मजबूत दांव चलने वाला है? इसी बात को समझने के लिए अंकुर जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे समझते हैं। पहले तो मैं आपसे सर ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, पहली बात तो कि जो रूस और अमेरिका के बीच बातचीत होती है उसका ब्यौरा नहीं आता, और दूसरा कि अमेरिका की तरफ से फिर ये कहा जाता है कि बातचीत सकारात्मक दौर में चल रही है। देखिए, अभी इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, जैसा पुनीत आपने बताया कि जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि लगभग डील हो चुकी है, लेकिन डील अभी वो नहीं हुई है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी। यानी कि बेसिकली ब्लैक सी को लेके कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। दूसरी ये बातचीत आगे बढ़ी है कि यूक्रेन जो है रशिया के जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो उनकी तेल कंपनियां हैं, उन पे अटैक नहीं करेगा। और तीसरा ये कि जब ये बातचीत चल रही थी और लगभग ये बातचीत सहमति हो गई थी कि 30 दिन का कम से कम एक सीज फायर हम कर लेंगे, उस पर मोटा मोटा सब तैयार थे। लेकिन वो जो कल 117 ड्रोन अटैक्स हुए रशिया की तरफ से, उससे जो है यूक्रेन फिर से पलटी मारने के मूड में है। यूक्रेन कह रहा है कि मेरी सिक्योरिटी गारंटी का क्या होगा, और लिखित तो में करो। हाँ, लिखित में करो। तो यही वजह है कि इतना कॉम्प्लेक्स है मामला कि कोई भी मीडिया में उस तरह की साफ बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट्स नहीं आ रही। लेकिन ये मोटा मोटा हो गया है कि लगभग 30 दिन की एक सीज फायर की डील स्ट्राइक हुई है, और खासतौर पर ब्लैक सी में। लेकिन ये अमेरिका, ये बात तो अमेरिका कह रहा है हाँ, कि भाई अमेरिका का- डील ये हो अमेरिका गई। का वर्जन है। डील हो गई। हाँ। लेकिन डील जिन लोगों के बीच में हुई, उन लोगों की तरफ से इस प्रकार का, क्योंकि यूक्रेन भी ये कह रहा है कि लिखित में दो, लिखित में होना चाहिए सब कुछ, और दूसरा रूस भी ये कह रहा है कि वो ब्लैक सी नहीं, उसके अलावा जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, हमारा पैसा रुका हुआ है, हमारे बैंक्स जो हैं वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब भी छूट चाहते हैं। क्योंकि सारा व्यापार जो है ख़ास तौर पर उस क्षेत्र में, ब्लैक सी में जो है, वो बहुत रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जो ब्लैक सी है वो वैसे भी इम्पोर्टेंट है व्यापार के लिए भी, लेकिन जो उनका स्ट्रेटजिक पॉइंट है, यानी कि जो रशिया के बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं वो भी वहाँ पे स्टे करते हैं। तो ये सबसे पहले तो रशिया चाहता है कि ब्लैक सी का जो मैटर है पूरी तरह सोल्व कर दिया जाए। दूसरा, बदले में जो उसका पैसा फंसा है यूरोप में, वो डी फ्रीज किया जाए। क्योंकि जब ये ब्लैक सी ओपन होगा तो रशिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना जो भी एनर्जी का सप्लाई है या किसी और चीज़ का सप्लाई वो चालू करेगा। तो उसके लिए फिर बैंक, जो यूरोपियन बैंक्स हैं, उनमें भी तो उनकी एसेट्स को डीफ्रीज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रशिया के साथ जो डील है, अभी बातचीत हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा प्री मैच्योर सेलिब्रेशन टाइप मामला है। यानी कि पहले से इतना हल्ला मचा दो, इतना पूरी दुनिया में मचा दो कि हो गई डील, हो गई डील। डील होने की उम्मीद है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका की तरफ से आ रहा है, रशिया की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भैया हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्योंकि अगर वो होता या बिल्कुल ये एग्रीमेंट होता कि रशिया की सारी बातें मानी गई, तो कल ड्रोन अटैक्स नहीं होते। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि न ये राजी न वो राजी, फिर भी अमेरिका क्यों बन रहा है काजी? अब यही तो बात है ना, जितने भी पॉपुलिस्ट नेता होते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप उनमें से एक है, वो कहते हैं कि देखो मैंने किया, देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो सारी दुनिया अमेरिका के आगे झुक रही है, देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, हम डिक्टेट कर रहे हैं और दुनिया ऐसा कर रही है। तो ये जो एक प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। ट्रंप बिल्कुल ये ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसे बटन दबाएंगे सीज फायर हो जाएगा, ऐसे बटन दबाएंगे मिसाइल हिट कर जाएगी कहीं हुती पे। तो वो इस तरह का जो वर्किंग स्टाइल है, इस तरह का जो पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज है, वो ऐसा ही है। अब आप उनके विदेश मंत्री को देखिए, वो टर्की के साथ बातचीत कर रहे हैं, टर्की को कह रहे हैं कि बस डील होने वाली है, आप भी थोड़ा सा और पुश कर दीजिए, और लगभग हमारी बातचीत हो चुकी है। तो अजीब सा माहौल ज़्यादा है, बन रहा है। माहौल ज़्यादा बन रहा है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल होता तो रशिया ड्रोन अटैक्स ना करता।
117 से ज़्यादा ड्रोन लेकिन अटैक। ये जो ब्लैक सी वाली बात, और ब्लैक सी की डील तो हम तब करेंगे जब हमारे ऊपर जो सैंक्शंस यूरोप की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से लगे हुए हैं वो हट जाएं और हम अपना जो व्यापार है, अनाज का व्यापार है, ये सब कर पाएँ। इसके लिए तो यूरोपियन कंट्रीज़ को राज़ी करना पड़ेगा और इनको मतलब आओ इनको भी साध लो। अमेरिका को ये दबाव हो गया अब कि इनको भी साधना पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका को ये भी साधना पड़ेगा। दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं, जैसा हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस की थी बातें, कि उनको भी तो कुछ झुंझुना देना पड़ेगा। उनको ये समझाना पड़ेगा चलिए आप भी जीते, आप भी नहीं हारे, और आपकी जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो यूक्रेन में बॉर्डर पे तैनात हो जाएंगी, आपका भी स्टेक होगा। जब ये पीस डील होगी तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी इस डील का कहीं ना कहीं किसी दूसरे तरीके से हिस्सा बनेगा। ये तो बात हुई वो। दूसरी बात ये है कि ब्लैक सी को लेके रशिया की ज़्यादा प्रॉब्लम है। रशिया के करीब 22 नेवल बड़े बड़े जो पोत थे वो डेस्ट्रॉय हुए थे, युद्ध पोत 22 हुए हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो रशिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और ब्लैक सी के जरिए अमेरिका से या यूरोप से जितने भी सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित है। तो मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इसे कितने अच्छे तरीके से करता है। फ़िलहाल जो लग रहा है, फ़िलहाल ये लग रहा है कि बिल्कुल अमेरिका खबर पहले दे देता है और डील होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। मैं अभी ये पढ़ रहा था कि जिस तरीके से युद्ध हुआ और ख़ास तौर पर ब्लैक सी में 2023 में एक शॉर्ट जो है समझौता हुआ था वो भी टूट गया। युद्धपोत रूस का मोस्कावा जो कि बड़ा युद्धपोत था उसको भी ढेर कर दिया गया। ये खबर सुर्खियां भी बनी थी, तस्वीरें भी आई थी। यूक्रेन वहां पर मजबूत स्थिति में है। 30 से 40% के आसपास उनका नुकसान कर दिया नेवी का, ये एक डेटा है। बिल्कुल, जिसका आपने जिक्र करा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मोस्कावा नाम का एक बड़ा युद्धपोत था रशिया का, जिस पे काफ़ी मतलब डेस्ट्रॉयर्स लगे हुए थे, जितनी मिसाइल्स थी वो भी लगी हुई थी। उस युद्धपोत को ब्लैक सी में यूक्रेन ने टारगेट किया था। अब यूक्रेन के पास, आप देखिए, यूक्रेन सीधे लड़ाई में नहीं जीत सकता था, यह अभी आपको मालूम है। यूक्रेन को जितनी भी नेवल आर्टिलरी थी, यानी कि जो नेवल अटैक करने की जो गन थी, वो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने प्रोवाइड की थी, अमेरिकन्स थी। तो जो हथियार थे वो बहुत काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे। तो उन हथियारों के जरिए इन्होंने मॉस्कोवा, जो उनका युद्धपोत था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो रशिया को ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में रशिया को नुकसान नहीं हुआ है, रशिया को काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप ये भी मान के चलिए कि ये रशिया है जो झेल पाया। अगर रशिया की बजाय कोई और मुल्क होता, कोई छोटा मुल्क होता, या कोई रशिया के हाफ साइज़ का भी मुल्क होता, उसको इतना पैसा 250, 300, 400 अरब डॉलर मिलना, और फिर हथियारों की सप्लाई मिलना, और फिर जितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो मिलना जो यूक्रेन को मिला, उसके बाद किसी और मुल्क में ये हिम्मत या हैसियत नहीं थी कि वो उतना युद्ध को लंबा खींचता और बड़े बड़े युद्धपोत जिसमें नष्ट हो जाएं, तो उसको झेल लेना, उसको झेल लेना। आप ये देखिए कि पूरे यूरोप की 60% एनर्जी सप्लाई, यानी कि जो गैस यूरोप में जब बर्फ़ पड़ती है तो जो गैस आती है वो रशिया की होती है, और रशिया की जो गैस होती है उस गैस से वो पूरे अपने घर को गर्म करते हैं। वो 60% जो है रशिया से आती है। रशिया जैसे कंट्रीज से गैस रोकना या बहुत कम मात्रा में लेना सब झेला। मतलब रशिया के ऑयल इंपोर्ट बंद हो चुका था, ऑयल इंडिया ने खरीदा या बाकी कुछ कंट्रीज़ ने खरीदा, तो वो झेलना बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि अब देखना होगा, रशिया इतने आसानी से अपने जितने भी इंटरेस्ट है वो जाने नहीं देगा। अब जो लोगों को ये लग रहा है कि रशिया जो है 4 जो उनके छोटे छोटे प्रोविंस हैं उनको छोड़ देगा, नहीं। आपको लगता है कि रशिया जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी एसेट है, बैंकों में जो पैसा है या कुछ बॉन्ड्स हैं, उनको छोड़ देगा? नहीं। रशिया को लगेगा कि रशिया जो है चुपचाप वापस उसकी जो सेना है वो वहाँ से उन इलाकों को छोड़ देगी जो यूक्रेन के हैं। हाँ, नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से अभी जो डेटा भी सामने आया है, जो जिस प्रकार की डील और ज़रूरत है, ये रूस के लिए जाहिर सी बात है कि बिज़नेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, युद्ध इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिज़नेस से ही पूरी दुनिया चलती है, तो रशिया के लिए बिज़नेस इम्पॉर्टेंट है, और बिज़नेस पर तो जो कह सकते हैं कि ताला लगाने का काम यूक्रेन या इस युद्ध ने किया है। तो अभी अपर हैंड इस केस में किसी का नज़र नहीं आता।
देखिए लूज़र तो दोनों ही होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप ये देखिए ना, रशिया की जो इकोनॉमी है और जिस तरह से रूबल का डीवैल्यूएशन हुआ स्टार्टिंग डेज में, अब हालांकि वो रिकवर किया है, लेकिन रशिया को एज ए इकोनॉमिकली तो काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके जो मैन पावर है, जैसे ट्रंप ने भी बयान दिया था कि यू डोंट हैव मैन टू फाइट, ऐसे ही बोला था उन्होंने कि यूक्रेन को ये कहा था कि आपके पास आदमी भी नहीं है लड़ने के लिए, सोल्जर यू आर रनिंग आउट ऑफ द सोल्जर्स। तो ये प्रॉब्लम रशिया की भी है। रशिया की मैन पावर ख़त्म हो चुकी है, यूक्रेन की हो चुकी है, इकोनॉमिकली दोनों कंट्रीज़ पीछे जा चुके हैं। यूक्रेन को चलो सहायता मिल जाएगी यूरोप से या अमेरिका से बाद में रीबिल्ड करने की, लेकिन रशिया को उस तरह की सहायता नहीं मिलेगी। एक स्ट्रैटेजी भी होती है जब ये ट्रंप ये यूक्रेन के लिए ये कह देते हैं कि आपके पास आदमी नहीं है, आपके पास सामान नहीं है लड़ने के लिए, तो एक मोरल डाउन थोड़ा सा हो ही जाता है कि हम आपके, लेकिन ये इसमें रशिया के साथ तो ऐसा कोई है नहीं जो ये बोल सके। और रशिया दिखाने के लिए पुतिन तो ये कह रहे हैं कि भाई हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप देखो, मैं जब ये वीडियो आया था, हमने तभी ये जिक्र किया था कि इस तरह बयानबाजी करना, डिप्लोमेसी मीडिया के सामने डिस्कस करना, ट्रंप और जेलेंस्की की मैं जो मुलाकात है उसकी बात कर रहा हूँ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आपको किसी को डांटना है तो आप बंद कमरे में डांट सकते हैं। आप कैसा सूट पहन के आ गए, आज आपने क्या सूट पहना है, फिर वहाँ CNN के रिपोर्टर भी यही सवाल पूछते हैं कि अब अपना कपड़ा कब चेंज करेंगे। तो ये सवाल मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अजीब ही पॉलिटिक्स चल रही है पूरी दुनिया में, और जो पॉपुलिस्ट नेता है वो उस तरह की पॉलिटिक्स में यकीन भी करते हैं। वहाँ की नई चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और छोटे से हम इसको समअप करेंगे। ट्रंप तो कहते हैं कि मैं शांति के लिए आया हूँ, लेकिन उनके जो सिपहसालार हैं वो भी पूरी दुनिया में यही फैलाने की कोशिश करे। JD वेंस ग्रीनलैंड जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनका बयान आता है कि हम शांति के दूत हैं, शांति के दूत हैं, यानी कि ट्रंप, जिनको वो बार बार ये दिखाते हैं कि वो शांति के दूत बनकर आए और दुनिया में शांति लेकर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो काम करने के तरीके अलग हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स अपने आप को लिबरल कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगें अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेट्स ने लड़ी है। रिपब्लिकन अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन दूसरे तरीके से चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को साधते हैं। अब कनाडा को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेके जिस तरह का इन्होंने रवैया अपनाया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो एक अलग तरह का रवैया है। तो रिपब्लिकन्स भले ये कहे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांति की बात करेंगे, पर रिपब्लिकन्स का तरीका भी वही है, तरीक़ेकार भी वही है कि हमें जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और जो हमारी पॉलिसी रिपब्लिकन पार्टी के डॉक्ट्रिन को या उसके नैरेटिव को सूट करेगी, हमें ऐसा ही करना है। तो ये अलग अलग तरीक़ेकार हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जंगे सारे डेमोक्रेट्स ने लड़ी, रिपब्लिकन आके दूसरे तरीके से अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं। तो ये युद्ध विराम को लेकर भी क्या कुछ सेट किया जा रहा है? अमेरिका ही इसमें कह रहा है कि भाई हमने सब करवा दिया है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि अभी तो कुछ बात बनी नहीं है। एक ने कहा कि लिखित में दे दो, दूसरे ने कहा कि भाई ये नहीं, इसके साथ ये भी मिलना चाहिए, यहाँ पर भी तो छूट मिले, तभी तो व्यापार होगा, तभी तो बिजनेस होगा। रशिया और यूक्रेन की तरफ से हम ये बात कर रहे थे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको ये बातचीत कितनी पसंद आई कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसे अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।